जीएस क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, कई अरसे से आप में मांग कर रखी थी कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं शुरू करते, क्योंकि फिल वक्त की मांग भी यही है कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशंस में लोग ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि मेरे साथ प्रशासनिक जो व्यस्तता थी, इस वजह से मैं पहले नहीं शुरू कर पाया। अभी भी बहुत व्यस्तता है, फिर भी इसमें से कुछ समय चुराकर आप लोगों छात्र सब को लाभान्वित करना चाहता हूं। इसी क्रम में मैं जीएस के ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत आज कर रहा हूं। जीएस में सबसे पहले मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा, क्योंकि सबसे पसंदीदा छात्रों का यही रहता है। तो सबसे पहले मैं पॉलिटी ही पढ़ाऊंगा, और पॉलिटी में जो पहला चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा वो है प्रियम्बल, प्रस्तावना। जहाँ तक प्रस्तावना का सवाल है, तो संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रेरणा से ली गई। अमेरिका के संविधान में अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो यहाँ भी हम भारत के लोग से हमारी प्रस्तावना की शुरुआत होती है। जैसे कि आप प्रस्तावना देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँ कि प्रस्तावना जिस तरह से नेशनल एंथम याद है, उसी तरह से जितने प्रतियोगी हैं और एक भारतीय के भी, सबको प्रस्तावना जरूर याद होनी चाहिए। तो ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग निश्चित रूप से प्रस्तावना को याद कर लेंगे। याद इसलिए करेंगे कि जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर्स जब पढ़ेंगे, तो इसके एक एक शब्द की व्याख्या आपको चैप्टर्स में मिलेगी। और फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति निर्देशक, मौलिक कर्तव्य, तमाम जितने भी प्रावधान दिए गए हैं उसके सिनॉप्सिस के रूप में, इसलिए इसको संविधान का सार कहा गया है, संक्षिप्त रूप कहा गया है। इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए एक प्रश्न बनता है कि प्रेरणा कहाँ से ली गई, तब वो अमेरिका आपको लिखना है। और अगर भाषा लिखी कि इसकी भाषा, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तब वहाँ पे आप ऑस्ट्रेलिया सही चॉइस होगा इसका। ठीक है, अब उसके आगे हम बढ़ते हैं कि प्रस्तावना के संबंध में जो बातें लिखी गई हैं उसको विस्तार से हम पहले इसकी व्याख्या करेंगे, और तब उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स के उन सब प्रश्नों पर आएंगे। जैसे संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहली बात लिखी गई है, हम भारत के लोग। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है ये हम भारत के लोग, यानी कि संविधान को अंगीकृत किसने किया, ये प्रश्न आता है कि संविधान को अंगीकृत किसने किया। तो अंगीकृत किसने किया, तो ये प्रश्न का उत्तर होगा भारत के लोग। ये प्रश्न आ भी चुका है, कई सिविल सर्विसेज एग्जाम्स से लेकर के एसएससी वगैरह सभी के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, यानी भारत के संविधान ने अधिकार का स्रोत किसे दिया। अधिकार का स्रोत है भारत की जनता, यानी भारत की जनता ही शासन व्यवस्था के बागडोर को संभालती है। भले ही हमारे यहाँ प्रत्यक्षतः नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से शासन प्रणाली है, यानी हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो संसद में जाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, और शासन व्यवस्था उसी के अनुरूप चलती है। इसलिए अगर पूछे एग्जाम्स में कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या है, तो भारत की जनता, एक चॉइस होगा भारत की जनता। दूसरे रूप में पूछ सकता है। इसके बाद आप जो शब्द आएगा वो है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब इस संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये होता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, यानी वो अपना निर्णय वो किसी दूसरे देश के पराधीन नहीं है, वो अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है। जैसे भारत उपनिवेश रहा है ब्रिटेन का, तो ब्रिटेन के उपनिवेश जब रहा तो उसके निर्णय कौन लेता था? ब्रिटेन लेता था। इंग्लैंड की महारानी के यहाँ से आते थे, वहाँ से तमाम जितने ऑर्डर्स वहाँ से आते थे। अब हम लोग किसी देश पर निर्भर नहीं है, यानी भारत की जितनी सीमाएं हैं, वो राज्य की जितनी सीमाएं हैं, राष्ट्र की सीमाएं हैं, वो सिर्फ निर्णय लेने का अधिकार भारत के शासन व्यवस्था को है।
यानी कि अगर सीमाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, यानी अगर किसी देश से सीमाओं का विवाद होता है, जैसे भारत और चीन के बीच में अभी विवाद चल रहा है, यानी इस पर जो निर्णय होंगे, ये भारत पर कोई विदेशी सत्ता इसको प्रभावित नहीं कर सकती है। इसलिए आप देखेंगे कि बीच बीच में कभी पढ़ते होंगे कि भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसमें अमेरिका हस्तक्षेप करना चाहता है। तो हम भारत और चीन दोनों राष्ट्र एक में कहते हैं कि हम दोनों संप्रभु राष्ट्र हैं और हम दोनों स्वयं निर्णय लेने के लिए सक्षम हैं। ये आपस में हम लोग का द्विविवाद है, किसी तीसरे राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी संप्रभुता का परिचायक है। बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा विवाद थी। सरकार ने पिछले दिनों सरकार ने जो निर्णय लिए, 111 गांव बांग्लादेश को दे दिए गए, 51 गांव हम लोगों को मिले। तो ये इस प्रकार के जो आप देखते हैं सीमाओं का परिवर्तन, ये हमारे संप्रभुता का परिचायक है। यानी संप्रभुता का मतलब कि हम अपने निर्णय स्वयं लेते हैं। इस पर संबंध में कभी कभी विवाद उठता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, फिर भी राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ कंट्रीज का सदस्य क्यों है? सब कॉमनवेल्थ कंट्री सदस्य किसके कहते हैं? जो कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा हो, कॉलोनी रहा हो। तो ये आप विवाद उठते हैं कि क्यों भारत इसका सदस्य बना हुआ है, क्यों अभी अपनी संप्रभुता के ऊपर कहीं ना कहीं ब्रिटेन का हस्तक्षेप स्वीकार करता है। तो ऐसी बात नहीं, ये स्वेच्छा से है। हम लोग ब्रिटेन के अधीन रहे हैं, लेकिन अभी भी कभी भी उससे हम लोग हट सकते हैं। ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। ये सिर्फ राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, राष्ट्रमंडल के कुछ अपने कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब के लिए एक संस्था बनाई गई है जिस पे एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के भी है, उसके भी सदस्य हैं। कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जिसके सदस्य हैं, वो हम बन सकते हैं और कभी भी निकल सकते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए हमारे किसी देश की सत्ता का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब यही होता है। इसके बाद जो दूसरा शब्द है वो है समाजवाद। समाजवादी, ये हमारी समाजवाद जो शब्द है और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द मूल संविधान की जो प्रस्तावना है उस समय ये नहीं थे। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। ऐसा नहीं है कि भारत के जिस समय संविधान बन रहा था उस समय लोग समाजवादी प्रवृत्ति के भारत में नहीं थे। नेहरू जी हो, तमाम जितने भी नेता हैं, सब समाजवादी प्रवृत्ति के ही थे। लेकिन उस समय इस चीज़ को स्थगित रखा गया कि समाजवाद को अभी स्थगित रखा जाए, क्योंकि अगर आपने अपने को समाजवादी पहले ही घोषित कर दिया तो कोई भी, चूँकि भारत का राष्ट्र का निर्माण होना था और राष्ट्र के निर्माण में आपको एक विशेष धारा में रखने की आवश्यकता नहीं था। अगर आप उसमें रखेंगे तो पूंजी लगाने से कई पूंजीवादी देश के लोग पूंजी लगाने से आपके यहाँ डरेंगे, और हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत पूंजी की आवश्यकता थी। इसलिए उसको उस समय में समाजवादी प्रवृत्ति हमारे यहाँ ऑलरेडी थी। इसके बावजूद भी हम लोगों ने स्थगित रखा, क्योंकि इससे हमारे देश के नवनिर्माण में दिक्कत होती। आप देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना शुरू हुई और नेहरू जी ने एकदम से अपने पूरे देश को एक अलग रूप में गठित करने का प्रयास किया। उन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की, निजी पूंजी निवेश करने की ओर जोर दिया। तो ये उस समय संभव नहीं हो पाता। दूसरी बात, समाजवादी प्रवृत्ति, अब आज अगर आप देखेंगे तो हम लोग समाजवादी प्रवृत्ति से बिल्कुल विमुख होते चले जा रहे हैं। शासन व्यवस्था, तमाम जितनी समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत में जितनी बातें होनी चाहिए उससे हम लोग विमुख होते जा रहे हैं। पूंजीवाद की ओर तेजी से अग्रसर होते जा रहे हैं। ये वर्तमान समय की मांग भी आप कह सकते हैं कि पूंजीवाद से पूरी देश तो अपनाने को तैयार है। लेकिन हम जरूर इस बात को देखना चाहेंगे कि हमारा देश अभी भी समाजवादी प्रवृत्ति को अपनाना उसकी डिमांड्स हैं। नहीं करेंगे तो इस देश में पूंजीवाद का प्रवृत्ति बढ़ने से दोनों देश के बीच की जो खाई है, दोनों वर्ग की जो खाई है, जो उच्च वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, इसके बीच की जो खाई है वो तेजी से बढ़ती चली जा रही है। और इन दिनों पैंडेमिक सिचुएशंस में तो और आपको दिखाई पड़ेगा, गरीबों की संख्या तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो समाजवादी जो प्रवृत्ति है वो तो और अब बलवती हो गई है। इस समय और सरकार को अपनानी चाहिए, क्योंकि समाजवाद सरकार का जो भी
निम्न वर्ग के प्रति आप कहें निम्न वर्ग के प्रति जो हमारी कृतबद्धता है वो आपको समाजवादी प्रवृत्ति में ही दिखाई पड़ेगी। निम्न वर्ग के लिए जो काम करने, जिनकी योजनाएं बनानी है, ये सब समाजवादी प्रवृत्ति को ही दिखाता है। जैसे इनकम टैक्स, इनकम टैक्स क्या है? सरकार का समाजवादी चेहरा है। कम मूल्य पर अनाज का वितरण, ये क्या है? समाजवादी चेहरा है। पूंजीवाद के जरिए आप निम्न वर्ग को नहीं छोड़ सकते। इसलिए हमारे समाज में, हमारे भारत में पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को मिश्रित रूप में लेकर गठित करने का प्रयास किया गया। इसलिए भारत की जो अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जो पूंजीवाद समाजवाद है वो चीन के और साम्यवाद के और रूस के साम्यवाद के उस प्रवृत्ति का नहीं है। मार्क्सवादी समाजवाद हमारे यहाँ लागू नहीं है। हमारे यहाँ वैसा समाजवाद जो निम्न वर्ग के लिए काम करे, उच्च वर्ग का दायित्व बनता है कि निम्न वर्ग के लिए थोड़ा अपने हिस्से में से प्रदान करे और सरकार उसको इसके लिए योजनाएं बनाए और काम करे। इसलिए समाजवाद का होना अभी भी तात्कालिक मांग रही है। इसलिए कई लोग कहते हैं, आज एक विचारधारा चल रही है कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो 3 शब्द जोड़े गए उनको, उनकी रिलेवेंसी नहीं है, उनको हटा देना चाहिए। लेकिन वो ज़्यादा रेलिवेंट है और पेंडेमिक सिचुएशंस के बाद तो और ज़्यादा रेलिवेंट दिखाई पड़ता है। दूसरा शब्द है यहाँ पर, इसमें देखें पंथ निरपेक्ष। अब ये कहीं कहीं आप लिखा होगा धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में बहुत ज़्यादा अंतर दिखाई नहीं पड़ता है, सब जगह लिखते हैं लोग। लेकिन संसद में जब ये बातें चली तो धर्मनिरपेक्ष जगह पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ने की बात इसलिए की गई कि अगर उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है तो कई ऐसे हमारे पंथ हैं जो कि इस धर्मनिरपेक्ष शब्द से बाहर चले जाएंगे, जैसे कबीर पंथी, जैसे नाथ पंथी। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो किसी धर्म विशेष से अब अलग हट करके एक अलग धारा के रूप में हमारे यहाँ चली है, तो वो इस परिधि से बाहर हो जाते हैं। इसलिए पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता जहाँ तक सवाल है भारत की, तो जिस समय संविधान बना था उस समय ये बातें थी कि पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाए, लेकिन उस समय स्थगित रखा गया चूँकि एक राष्ट्र का निर्माण था और वो उस निर्माण जो हुआ था वो धर्म के आधार पर विभाजित भी हुआ था। क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर किया गया था। इसलिए अगर उस समय बहुसंख्यक वर्ग जो है वो क्षुब्ध न हो जाए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष बोल दें और उससे बहुसंख्यक के दिमाग में जाती कि धर्म के आधार पर हम लोगों ने जब पाकिस्तान बना लिया तो हमारे लिए जो बहुसंख्यक वर्ग है उसके लिए अलग राष्ट्र क्यों नहीं। तो इसलिए उस समय स्थगित रखा गया कि ये बात के लोगों के लिए संसद में, इस बात के लोगों के लिए रखा जाए कि संसद में जो नेता होंगे वो डिस्कशन करेंगे, डिमांड्स होगी, तो इस पंथ निरपेक्ष को बाद में जोड़ा जाएगा, जो कि 42वें संविधान संशोधन के साथ 1976 में जोड़ा गया। जहाँ तक रिलेवेंसी के सवाल है, प्रासंगिकता के सवाल है, तो पंथ निरपेक्ष अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि अभी भी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वो निरपेक्ष रहेगा। परंतु अभी भी हमारे यहाँ धर्म के आधार पर इतनी वाद विवाद, इतनी वैमनस्यता फैली है। आए दिन देखते हैं धर्म को लेकर के दंगे हो जाते हैं, तमाम चीज़ें हो जाती हैं। इसलिए राज्य को अपनी भूमिका निर्धारित करनी होती है, किसी धर्म विशेष को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं नहीं बनानी होती है। अपने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना होता है कि धर्म कोई प्रमुखता के साथ राज्य जो है तटस्थ बना रहेगा। ऐसा नहीं कि ये धर्मनिरपेक्ष करने का मतलब ये है कि राज्य में जो है कोई, भारत में कोई धर्म नहीं हो। भारत में सभी धर्मों का संभाव है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, हर की प्रमुखता रहती है। इसके बाद लोकतांत्रिक शब्द है। लोकतांत्रिक का मतलब कि वैसा तंत्र जो लोगों के द्वारा निर्धारित हो। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने शासन का चुनाव करती है, पार्टियों का चुनाव करती है कि ये अमुक पार्टी देश में शासन व्यवस्था को लाए और अपनी नीतियों का क्रियान्वयन करे। तो ये लोकतंत्र के हाथ में होता है। जब देखता है कि राष्ट्र में ये तंत्र हमारे संविधान के इतर जा रहे हैं बनाने वाले, तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सत्ता का परिवर्तन भी
लोग के हाथ में होता है और वो परिवर्तन हमेशा करती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत मजबूत है। लोकतंत्र विश्व में कहीं भी देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर आप देखें चीन के बाद हमारी है, और चीन में जितने जो लोकतंत्र है वो हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत आप देखें सशक्त लोकतंत्र है। चीन में जो है आप देखेंगे बहुत रिजिडनेस है और वहाँ शासन व्यवस्था थोड़ी क्रूरता है, हमारे यहाँ नहीं है। तो ये जो चीज़ है हमारे यहाँ विश्व में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र जिसके लिए भारत का नाम आता है, तो आप देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत हमारे देश में जितने भी मूल्य हैं उन मूल्यों को हम लोग संजो के रखे हुए हैं। और उसके में शब्द जोड़ा है लोकतांत्रिक गणराज्य। ये गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणतंत्र। गणतंत्र उसे कहते हैं जिसमें राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, बल्कि आप देखेंगे कि वो चुना जाता है। हमारे यहाँ जो राष्ट्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति हमारे यहाँ हर एक 5 वर्ष पर निर्वाचित होते हैं। ब्रिटेन की जो महारानी है वो लगातार आप देखेंगे वहाँ वंशानुगत व्यवस्था है, वहाँ पे लोग निर्वाचित नहीं होते हैं, बल्कि राष्ट्र प्रमुख जो है वंशानुगत हैं। हालांकि संसदीय व्यवस्था हम लोगों ने ब्रिटेन से ही ली है, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों ने राष्ट्रपति वाला निर्वाचन वाला वहाँ से हम लोगों ने नहीं लिया। इसके बाद जो आप देखें उसमें है लिखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, न्याय। अब इस न्याय को आप देखें, सारी जो आप संविधान में व्यवस्था प्रावधान दिए गए हैं ये सब न्याय के लिए ही है, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो। अब सामाजिक न्याय पर आधारित मैं आपको समझाऊं, ये तमाम जो सामाजिक न्याय की बातें की गई है ये फंडामेंटलाइज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये दोनों में आप देखेंगे। राज्य की नीति निर्देशक में भी सामाजिक न्याय की बात की गई है कि कमज़ोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति जनजाति हो, महिलाएं हो, बच्चे हैं, ये सभी ऐसे वर्ग हैं जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हैं और सरकार इनके लिए योजनाएं बनाती है। तो जस्टिस को प्रदान करना, सामाजिक न्याय को प्रदान करना, ये सरकार का कर्तव्य होता है कि वो अपनी नीतियों के द्वारा इस प्रकार की योजनाएं बनाए ताकि संसाधनों पर उचित वितरण हो पाए। अब आप कहेंगे कि इसमें जो 15/4 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग महिलाओं तक को आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो ये सामाजिक न्याय का परिचायक है। आप कहेंगे कि 15 में इक्वलिटी की, 14 में इक्वलिटी की बात की गई, समता की बात की गई कि जाति वर्ग लिंग वंश के आधार पर राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, फिर भी राज्य जो है आरक्षण की व्यवस्था कर देता है। तो कहीं कहीं कॉन्ट्रडिक्शन दिखाई पड़ता है। जब ये विवाद उत्पन्न हुआ कि मौलिक अधिकार में ये बातें लिखी गई हैं कि समता का अधिकार दिया गया है, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा और जाति के आधार पर ही आप आरक्षण की व्यवस्था करते हो, तो कहा गया कि ऐसे कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि जब राज्य प्रावधान करता है, जब कोई मेरा कमजोर वर्ग है का इक्वलिटी किसके साथ? जो समान वर्ग के साथ, सामान्य लोगों के साथ। एक उच्च वर्ग है, जाति में जो उच्च प्रदत्त वर्ग है जो कि जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बहुत है, और एक जो निम्न वर्ग है जिसकी सामाजिक प्रतिष्ठा एकदम नहीं है, उन दोनों में समता का व्यवहार कैसे हो सकता है? तो इसलिए राज्य का नीति निदेशक ये तत्व ये कहता है कि इन कमजोर वर्ग के लिए राज्य को यथासंभव प्रयास करना चाहिए। इसी प्रयास का ही परिणाम है आरक्षण की व्यवस्था जो दी गई 15/4 में, 16/4 में नियोजन में दी गई। तो ये सामाजिक न्याय की बातें हैं। और सामाजिक न्याय की जहाँ तक बातें हैं अनुसूचित जाति जनजाति और तमाम लोगों के लिए, तो ध्यान में रखिएगा इन शब्दों से अगर कभी पीटी के एग्जाम्सन्स को भी तो समझना ही, लेकिन अगर कोई मेंस के लिए भी है तो बच्चों को ध्यान में रखना है मेंस के एग्जाम्सन के लिए इन सब शब्दों की व्याख्या, क्योंकि इन सब शब्दों को ही पकड़ करके मेंस में उत्तर लिखने होते हैं। और दूसरी बात है, यहाँ पे आओ कि क्या है राजनीतिक न्याय। पहले तो आर्थिक समझे, पहले तब राजनीतिक पे आए। आर्थिक न्याय, अब आर्थिक न्याय क्या है कि अब आप हमारे देश में तो देखिए आर्थिक न्याय के लिए हमेशा वाद विवाद होता रहता है।
कि सरकार अपनी योजनाओं को इस प्रकार बनाए कि आर्थिक वितरण जो है वो गैप कम होने चाहिए, और इन दिनों गैप तेजी से बढ़ रहा है। तो सत्ता वर्ग पर हमेशा प्रेशर लगा रहता है कि आपकी योजनाएं इस प्रकार बन रही हैं कि गैप ज़्यादा, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। अगर आंकड़े आप देखें कि भारत में 1% लोग के पास 70% से अधिक संसाधन है, ये दिखाता है कि हमारे यहाँ शासन व्यवस्था में आर्थिक न्याय नहीं है। क्योंकि विकासशील देश है, हम विकसित होने का प्रयास करें, तेजी से अर्थव्यवस्था का विकास करना चाह रहे हैं, तो जो आप नीतियां बनाते हैं वो उच्च वर्ग के लोगों के दिमाग में रखकर नीतियां बनाते हैं कि चाहे पूंजी उनके पास है और पूंजी ही पूंजी को पैदा करता है, इस थ्योरी पर हम बनाते हैं। अगर आप देखेंगे पूंजी बढ़ाने के चक्कर में आप विश्व के तमाम देशों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमारे यहाँ पूंजी निवेश करिए, जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाना है, आप निश्चित रूप से आप पूंजी निवेश करवाना चाहते हो। और जब पूंजी निवेश करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है कि हम अत्यधिक लाभ कमाएं, और निम्न वर्ग को ध्यान में वो रख के योजनाएं नहीं बनाई तो इसका परिणाम ही होता है। आज आप देख लीजिए कि पैंडेमिक सिचुएशंस में जो गरीब राज्य हैं उनकी क्या स्थिति हो गई। तमाम उद्योग धंधे जैसे ही बंद हुए, परचेजिंग कैपेसिटी एकदम लोगों की खत्म हुई, जीडीपी ग्रोथ रेट एकदम नीचे धड़ाम से नेगेटिव चला गया। तो अब लगा नीति निर्माण कि हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ पर ध्यान देना चाहिए। चीन के साथ युद्ध हुए तो चीन के सामान के को नहीं यूज करना है, अब स्वदेशी सामान यूज करना है। तो स्वदेशी में हमारे अब इसी चीज़ को हमको बैलेंस लेके चलना था, पहले भी ध्यान में रखना था कि पूंजी निवेश भारतीय व्यवस्था में उतनी ही पूंजी निवेश करें और अपनी इकोनॉमी को डेवलप करें, तभी हम लोग जो कहा जाए सशक्त विकास, और हमेशा जो है आप कहें कि लगातार सतत विकास होता रहे, सतत विकास की जो अवधारणा है लगातार विकास होता रहे, तो ये तभी हो सकेगा जब हम लोग अपने स्ट्रेंथ पर आगे बढ़ें। अब देखें सरकार ने बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, तमाम अभी रूपरेखा बनाई है कि अब हम लोग अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा ग्रो करेंगे और स्वदेशी की भावना अब लोगों में बलवती हुई है। मैं तो कब से कह रहा हूँ कि जब से लोगों आप लोग को पढ़ाता रहा और पहले भी कहता रहा कि स्वदेशी पर हम लोग को विशेष रूप से बल देना चाहिए। क्योंकि हम लोग उस समय हम हास्य के पात्र कभी कभी बच्चे बना दिए करते थे कि सर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, कहाँ होगा, लेवाइस का पैंट पहने तमाम करें, और खादी का वस्त्र हम पहना करते थे। तो लोग कहते खादी का वस्त्र, मैं हमेशा खादी वस्त्र का समर्थक रहा हूँ अपने स्टूडेंट लाइफ से ही। तो आप देखेंगे अब लोग में वो परंपरा विकसित हो रही है, लोग वो करना चाह रहे हैं। वरना मुझे तो लगता था कि कभी नमकीन भंडार का चिप्स खा लिया तो आप लोगों की नज़र में क्या दिखाई पड़ते हो, अरे भाई ये तो प्रगतिशील नहीं है, अब तो बिल्कुल ये बैकवर्ड है, ये तो बड़ा गरीब है। हम लोगों की यही रहती है। और लेज का पैकेट चूँकि बहुत बढ़िया है, और वो एक आलू और 20 रुपये ले लेता है, 1 से 1.5 आलू का से ज़्यादा रहता नहीं है उसमें, और 20 रुपये। नमकीन भंडार वाला बेचारा 4 आलू का देगा, लेकिन आपकी उसकी पैकेट बढ़िया नहीं होती है। तो जो पेश करने के तरीके, यही तो पूंजीवाद है। और पूंजीवाद के इसी को ध्यान में रखना। अब स्वदेशी की बात हो रही है तो अब लोग आ रहे हैं कि नहीं हम लोग को विदेशी सामान नहीं खरीदना। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो अल्पकाल के लिए नहीं होना चाहिए कि अभी चीन से विवाद हुए तो अभी हम लोग के दिमागों में ये बातें रह रही है, और चीन के विवाद जैसे ही थोड़े खत्म होंगे, शासन व्यवस्था फिर से चीन की तमाम चीज़ों के निवेश शुरू होंगे, तमाम होंगे, और उसके बाद हम लोग भूल जाएंगे। ध्यान में रखिए, अपनी अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है तो स्वदेशी चीज़ों को अपनाने का प्रयास कीजिए। कभी मेला लगता है, हमारे नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री के रूप में जब वो देखते हैं, आप देखिएगा सरस मेला लगाते हैं, और उसमें विभिन्न जो स्वयंसेवी संस्थाओं से जो औरतें जुड़ी हैं, अपने मसाले, पापड़, ये तमाम अचार, इन सब चीज़ों को ले करके आते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप खरीदिए। जब आप खरीदेंगे स्वदेशी भावना बढ़ेगी, उनमें प्रोत्साहन होगा, देश का विकास, सतत विकास अपनी बदौलत हो पाएगा, हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। ठीक है, तो आर्थिक न्याय की बातें हो गई। इसके बाद आप देखें राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है? तो राजनीतिक न्याय ये है कि हमारे यहाँ जो संविधान में जिस समय निर्माण हुआ उसमें राजनीतिक न्याय को रखा गया कि पिछड़ा वर्ग का लोग, चूँकि सबसे बड़े पक्षधर इसमें कौन हुए, उसमें गांधी जी और उस समय
आप देखेंगे कि संविधान सभा में सबसे ज़्यादा इस बात को उठाने वाले कौन थे? जगजीवन राम। हमारे जो पूरे संविधान को जो प्रारूप लिखने वाले हैं वो हमारे कौन थे? अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब ने ये तमाम राजनीतिक न्याय की बात की कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षण, सीटों का आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में हो। इस बात को राजनीतिक न्याय की बात की गई। और अगर हम ये कहें कि आज की तारीख में राजनीतिक न्याय और निचले स्तर पर आया और उसको उस रूप में हम देखें कि पंचायती राज संस्थाओं में, नगर पालिकाओं में जो हमारे महिलाएं हैं, उन महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई। ये राजनीतिक न्याय का परिचायक है, ठीक है। वरना पहले तो आप देखें कि तथाकथित जो सवर्ण वर्ग के, उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उनके ही लोग जो है मुखिया बना करते थे और वो नीचे वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं था। अब निचले वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दी गई और वहाँ पे महिलाओं को दी गई। तो महिलाएं जो हैं, अब जिन पंचायतों में महिलाएं काम कर रही हैं वो बड़े अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। वहाँ मैंने अपने कार्यस्थलों पर भी देखा है कि जो महिलाएं, हालांकि बहुत सारे अभी महिलाएं बाहर निकल के नहीं आती हैं, उनके जो पति हैं वही भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसमें हम प्रशासकों की जो है वो वहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि वहाँ मुखिया पति को कतई तवज्जो न दें और महिलाएं जो चुन करके आई हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करें और वो आगे आएँ। और वो जो महिलाएं आगे आ रही हैं वो अपने क्षेत्र की महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तीनों मामले में सबल बना रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे संविधान को प्रतीकित करता है। और उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ फ्रीडम है कि सब लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी निश्चित रूप से विचारों और अभिव्यक्ति में एक बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि इसमें फंडामेंटल राइट्स में भी 19 के तहत ये बातें दी गई हैं कि आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ ये प्रतिबंध युक्ति युक्त एक शब्द है जो आपको ध्यान में रखना है। युक्ति युक्त, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं कि आप अपने विचारों को अभिव्यक्त तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन वैसे विचार जिससे देश की एकता, अखंडता को खतरा पहुँचे या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस बिगड़े, तो आप वैसे विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, आप पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कानून व्यवस्था के अनुरूप आप अपने विचार और अभिव्यक्ति की हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। इसके बाद है धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता। हमारे यहाँ विभिन्न धर्म के लोग मिल करके रहते हैं, सबको अपने अपने धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता है। हम चाहें तो कोई भी धर्म अपना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। हम चेंज कर सकते हैं अपने धर्म को, ये हमारे यहाँ स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ उपासना करने की स्वतंत्रता है। कोई बौद्ध अपने ढंग से उपासना करते हैं, यहूदी अपने ढंग से उपासना करते हैं, मुस्लिम्स अपने ढंग से उपासना करते हैं। सबको अपनी अपनी उपासना करने की स्वतंत्रता है। लेकिन हाँ, अगर उपासना से दूसरे को कोई नुकसान न पहुँचे, वहाँ पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। उपासना से आपके जीवन पर अगर कोई आपके जीवन पर ही कोई खतरा उत्पन्न हो, वहाँ पर राइट टू लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप कह सकते हो कि इन दिनों हम लोग को पूजा अर्चना करने के लिए नहीं जाने दिया जा रहा है, मंदिर बंद कर दिए गए हैं। आप देखें बाबा धाम अभी लोग जाते हैं, इस दौरान अभी सब बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरह इसलिए बंद किए गए हैं कि राइट टू लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं की जा सकती है। शासन व्यवस्था को राइट टू लाइफ सबसे पहले देखना है। इसलिए कहीं भी नमाज अदा करने के लिए या मंदिरों में पूजा करने के लिए या फिर चर्च में पूजा करने के लिए सब पर अभी प्रतिबंध लगे हैं। सामूहिक रूप से प्रतिबंध लगाए गए हैं पूजा अर्चना पर, क्योंकि इससे आप निश्चित से कोविड से आप प्रभावित हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, ये हमारे यहाँ दी गई है। हाँ, ये ज़रूर बातें, दीगर बातें हैं कि इन दिनों कुछ धर्म के आधार पर मॉब लिंचिंग और तमाम की घटनाएं घट जाती हैं, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों पर राज्य को प्रमुखता के साथ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को बिगाड़ने वाले लोगों को सज़ा देनी चाहिए, और वो देते भी रहते हैं। उपासना की स्वतंत्रता के बाद जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता की जो बातें हैं, वो मैं अगले क्लास में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। और इससे संबंधित जो वैधानिक क्या मामले रहे हैं, कोर्ट में कब कब केसेस होते रहे हैं, उनके महत्व क्या हैं,
या फिर उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सब को लेकर हम अगले क्लासेस में इसके सेकंड पार्ट में हम आएंगे। और अगर किसी प्रकार का इसमें आपको प्रश्न पूछना है या कोई अगर आपको इस डाउट क्लियर करनी है तो आप इसे कमेंट्स के रूप में आप दे सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आज ये समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मनोयोग के साथ पढ़ें, मनोयोग के साथ लगें और निगेटिव बातें को ध्यान में न रखें कि कोविड-19 की वजह से हम लोग प्रत्यक्षता नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो नहीं होगा। इसीलिए तो मैं आया ही हूँ कि आप लोग जो है कम से कम जो मेरी दूरियां बढ़ गई हैं इन दिनों, आपसे भी दूरियां बढ़ गई हैं और मैं छात्रों से बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं विवश होकर के आया कि अब लगता है कोविड-19 बहुत लंबी दूरी बनाता जा रहा है, तो मैं दूर ना हूँ छात्रों से। तो मैं बरबस जो है मजबूर हो गया, छात्र सब इतना न प्रेशर डाले कि सर आइए आइए ऑनलाइन ही आइए, तो मैं उन्हीं लोग के प्रयास से ही आ पाया हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेक्नो के मामले में मैं खुद ही बोलता हूँ मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा आता नहीं है ये सब करना। छात्र लोग नहीं बनाया है और आप लोग नहीं बनाया और आप लोग के प्रयास से ही आया हूँ। चलिए धन्यवाद।